चिदंबरम की परीक्षा। मैं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दरअसल चिदंबरम की परीक्षा हम ही लेंगे, खास विषयों की टीम लेगी। हमने आज एक ऐसी व्यवस्था की है जिस जरिए मुद्दे दर मुद्दे उठेंगे, उस मुद्दे पर वोटिंग भी होगी। हमारे साथ जो खास मेहमान है उसकी एक फहरिस्त बताएं, उससे पहले ये भी बता दें, इन सबके बीच आम लोग जो अलग अलग तबके से आते हैं, वो सीनियर सिटीजन हो सकते हैं, महिलाएं हो सकती हैं, युवा हो सकते हैं, वह भी साथ में आज बैठे हुए, यानी हर तरीके की एक पूरी व्यवस्था की गई है कि नुमाइंदगी हर तबके की लगे। जगदीश खट्टर साहब सीएमडी हैं कारनेशन ऑटो इंडिया लिमिटेड के, याद कर सकते हैं आप मारुति के जरिए भी। देवेंद्र शर्मा साहब फूड पॉलिसी और एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट हैं। उनके बाद हैं सुनील अलग साहब, चेयरमैन एसके एडवाइजर के तौर पर। सबसे किनारे इस तरफ हमारे साथ राजीव कुमार जी हैं, सीनियर फेलो हैं सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च। राजीव बजाज जी हमारे साथ जुड़े हुए बजाज कैपिटल के। दरअसल इनके पास हमने एक कंप्यूटर दिया है जिसके बाद सवाल उठेंगे, इनके जवाब आएंगे और उस जवाब के जरिए जो भी निकलेगा उसके बाद यह भी तय किया जाएगा कि कोई विशेषज्ञ ऐसा ना हो कि गोलमोल जवाब देके बच जाए। ये परीक्षा का दौर है, नंबर तो देने ही पड़ेंगे। और संयोग है कि कल से बोर्ड की परीक्षा भी शुरू हो रही है, लेकिन एक बड़ी बोर्ड की परीक्षा जो इस यूपीए सरकार के सामने है, ये नंबर एक लिहाज से तय करेंगे कि आने वाले दौर में किस दिशा में ये सरकार जा सकती है। एक आपको एक पहले खांचा दिखाते हैं कि दरअसल आज बजट था उसके भीतर क्या कुछ था, खास बातें उसकी क्या थी। एक नजरिया उस पर और उसके बाद स्क्रीन पर आते भी चलेगा कि किस रूप में ये पूरी बहस हो रही है, बजट हो रहा है। तो पहले एक दृष्टि दिखाते हैं आपको कि दरअसल इस बजट की क्या खास बातें हैं। A person taking a loan for his first home from a bank or housing finance corporation up to rupees 25 lakhs during the period 1/4/2013 to 31/3/2014 will be entitled to an additional deduction of interest of up to rupees 1 lakh. This will promote home ownership and give a fillip to a number of industries like steel, cement, brick, wood, glass, etc., besides jobs to thousands of construction workers. We stand in solidarity with our girl children and women, and we pledge to do everything possible to empower them and to keep them safe and secure. A number of initiatives are underway, and many more will be taken by government as well as non-government organizations. These deserve our support. As an earnest of our commitment to these objectives, I propose to set up a fund. Let us call it the Nirbhaya Fund, and government will contribute rupees 1,000 crore. About 70% of imported mobile phones and about 60% of domestically manufactured mobile phones are priced rupees 2,000 or below. Mobile phones enjoy a concessional excise duty of 1%, and I do not propose to change that in the case of low-price mobile phones, that is below rupees 2,000. However, on mobile phones priced at more than rupees 2,000, I propose to raise the duty to 6%. To reduce valuation disputes. तो बात खत्म चिदंबरम साहब ने की महंगाई पर। हमारा पहला सवाल महंगाई से ही जुड़ा होगा, और महंगाई को लेकर जो बात सामने आई है उसमें कई चीजें महंगी हो गई हैं, और एक फेरिस्त ऐसी बताती है जो आपके स्क्रीन पर भी आती चली जाएगी कि दरअसल सवाल अब बड़ा सीधा है, महंगाई रोकने में कितना कामयाब होगा ये बजट। सवाल उलझे हुए। खट्टर साहब, महंगाई रोकने में कितना कामयाब, क्या लगता है इस बजट को देखकर? महंगाई बढ़ेगी, रुकेगी, क्या लगता है? देखिए, महंगाई के काफी कारण हैं। एक तो जो कहा जा रहा है सप्लाई साइड है, उस पर चिदंबरम साहब ने कंसंट्रेट किया है। एग्रीकल्चर में उन्होंने कुछ सुझाव दिए हैं, फाइनेंसिंग किया जाएगा वगैरह। दूसरा, इकोनॉमिस्ट जहां हैं, लेकिन जहां तक फिस्कल डेफिसिट है वो 5.2 ले आए हैं इस साल, और अगले साल के लिए 4.8। सो द क्वेश्चन ये होता है कि इसके भी रीजन होते हैं। अगर फिस्कल डेफिसिट बढ़ता है तो सप्लाई ज्यादा बढ़ती है और उसमें प्रॉब्लम होता है। तो वेरियस तरीके से उन्होंने ये किया, और साथ में एक महंगाई होती है और दूसरा यह है कि डेवलपमेंट नहीं होती है तो ज्यादा लगती है, लोगों की तनख्वाह नहीं बढ़ती है, उनके नौकरी नहीं लगती है। तो इस बार जो एम्फोसिस किया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर पर, हाउसिंग पर, कॉरिडोर्स पर, उनके लिए जो इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, और जो पुराने प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं अगर वो आ जाते हैं तो एक किस्म का एक वातावरण बदल सकता है
और उसमें कंट्रोल आ सकता है। आप एक उम्मीद देख रहे हैं। राजीव कुमार जी, आप बिल्कुल सामने बैठे और आप ही की तरफ उन्होंने इशारा किया, देखिए इकोनॉमिस्ट क्या सोचते हैं, क्या सोचते हैं आप, महंगाई का हो? मुझे लगता है मुश्किल होगा महंगाई पे काबू पाना, क्योंकि मजबूरियां हैं काफी। क्योंकि अपने वित्तीय घाटे को कम करने के लिए उनको डीजल के दाम लगातार बढ़ाने होंगे, इसलिए महंगाई पे थोड़ा असर पड़ेगा। कुछ हद तक यह है कि जो फूड सप्लाई इन्फ्लेशन है उसकी तरफ कृषि में जो ध्यान देना चाहिए था कि उसकी पूर्ति कैसे बढ़ाएं, उसकी सप्लाई कैसे बढ़ाएं, उसमें मैंने कुछ बजट में खास देखा नहीं कि उसके लिए कुछ खास चीज करी जा रही हो। कि अगर जैसे हो सकता है कि उसमें इन्वेस्टमेंट अगर किया जाता सप्लाई चेन में या वेयर हाउसिंग में या कोल्ड स्टोरेज में, तो उसकी बात होती। और आखिरी चीज ये कि वित्तीय घाटा कम तो हुआ है और कम होगा भी, अगर इस पर भी जो इन्वेस्टमेंट की जरूरत है और जो मतलब सप्लाई साइड को बढ़ाने की जो जरूरत थी जिससे कि डिमांड से सप्लाई बढ़ जाए, उसमें मुझे नजर नहीं आ रहा कि कैसे वो इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की बात कहां हो रही है। इकोनॉमिक सर्वे में भी जिक्र किया गया था, दरअसल डीजल का जिक्र आपने किया, उसमें कहा गया था महंगाई। देवेश शर्मा जी, महंगाई कम होगी इस बजट को देखकर लगता है? अगर आप याद होगा, जब 2009 में सरकार बनी थी तो 100 दिन का प्रॉमिस किया था कि हम महंगाई खत्म करेंगे, ये महंगाई कम करेंगे। और उसके बाद वो हर 3 महीने 6 महीने का टारगेट देते गए कि अगले 3 महीने इंतजार करिए, महंगाई खत्म हो जाएगी। जब 3 महीने आ गए तो अगले 6 महीने इंतजार करिए, महंगाई खत्म हो जाएगी। मेरा मानना है कि सरकार की इच्छा ही नहीं है महंगाई खत्म करने के लिए। इच्छा ही नहीं है, बिल्कुल इच्छा नहीं है। और इसलिए आपने बजट में देखा कहीं जिक्र भी नहीं हुआ महंगाई का, और ये कहकर टाल देते हैं कि साफ सप्लाई कंस्ट्रेंट है, हम नहीं कुछ कर सकते। लेकिन मैं आपको बता दूंगा कि इस देश में कोई खाद्यान्न की कमी नहीं है और कहीं कहीं शॉर्टफॉल नहीं हुआ है। कभी कभी सीजनल होता है, वो अलग बात है। और सब कुछ सूखा पड़ने के बावजूद भी हमारे पास इतना अन्न होता है कि हम एक्सपोर्ट करते हैं। इसका मतलब है कि हमारे पास जगह रखने को बड़ी लकीर खींच दी है, इच्छा ही नहीं है, वीजा ही नहीं है। एक चीज मैं थोड़ी सी टेक्निकल बताना चाहता हूँ, बस छोटी सी बात है कि जो बजट में जो जीडीपी ग्रोथ मानी गई है वो 13.4% मानी गई है और उसमें रियल ग्रोथ है 6.5%। तो बजट खुद ये मानता है कि महंगाई करीब 7.5% रहेगी आने वाले साल में, ये अजम्पशन है उसका। हम सुनील अलग साहब, देखिए, मुझे समझाना चाहिए कि भाई बजट का अगले 1 साल के लिए क्या होने वाला है, अगले 5 साल में क्या होगा वो दूसरी बात है। अब आप सोचिए कि अगर आप कोई है कि जो 10 लाख रुपए साल के लिए कमाता है, लेस देन 1 लाख अ मंथ, अब उसके पास आपने कहा कि वो आपका इनकम वही का वही है, ऑल जितने भी कमोडिटीज हैं उसके ऊपर कोई भी प्लान नहीं है, कोई भी एसेंशियल प्लान नहीं है जो दाम घटाएगा। सो ऑटोमेटिकली चाहे डीजल हो, चाहे आलू हो, चाहे प्याज हो, चाहे जो भी हो, महंगाई तो कम इस साल हो ही नहीं सकती। आपने भी लकीर खींच दी। बजाज साहब, राजीव बजाज साहब, आपको क्या लगता है इस बजट के मद्देनजर? जी, देखिए कि हमारी जो डीलिंग है वो रिटेल कंज्यूमर से है, इन्वेस्टर से है, तो हम हर चीज उनके नजरिए से देखते हैं, बजट को भी उनकी नजर से देख रहे हैं। तो आप लोगों की जो हाउस होल्ड्स है उनकी परेशानी समझिए, उनकी 5 साल से इनकम नहीं बढ़ रही, तनख्वाह कम से कम बढ़ रही है, बीच में 1 आध साल तनख्वाह नहीं बढ़ी, और इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, हर साल 7-8% इन्फ्लेशन हुआ है, और उनकी सेविंग्स टाइट हो गई है, डिस्पोजेबल इनकम टाइट है, कंज्यूमरिज्म की सोसाइटी का प्रेशर है, तो हर तरफ से उनका मामला टाइट होता जा रहा है। मुश्किल है, कैसी बिसात बिछी हुई है, जिस बिसात में प्यादा बन गए हैं चिदम्बरम साहब। हमें लगता है हमने जो व्यवस्था वोटिंग की है वो 5 नंबर है, 1 2 3 4 5। इस 5 में से हमें लगता है आप लोग वोटिंग कीजिए, कितने नंबर आप लोग देते हैं इस 5 में से, और उसका हम फिर औसत पे लेके बातचीत भी करेंगे, क्योंकि जनता भी साथ है। तो महंगाई को लेकर वोटिंग किया। जी, ये है नंबरिंग। खट्टर साहब ने 3 नंबर दिए हैं, देवेंद्र शर्मा जी ने 1 नंबर दिए हैं, सुनील अलग जी ने 2 दिए हैं, राजीव बजाज 2 देते हैं, राजीव कुमार भी 2 देते हैं। इसका मतलब है कुल सबको जोड़ दीजिए तो ये 25 में से 10 है। इसका मतलब बहुत साफ है, सिर्फ 40% हिस्सा आ रहा है, और ये 40% पास करा रहा है, लेकिन स्थिति औसत से नीचे आ रही है। यह है महंगाई को लेकर मद्देनजर पहला परीक्षा जो हुआ है, पहली परीक्षा हुई है। यह बताती है महंगाई पर बजट का नजरिया 50% से बहुत कम 40% पर आके अटक गया है। चूंकि जनता भी हमारे साथ है, हम उनके बीच भी चलेंगे। दूसरा सवाल इसी हिस्से में आता है कि दरअसल इसमें टैक्स प्रस्ताव आम आदमी के लिए, चूंकि महानगरों में और एक 5 करोड़ की आबादी बताई गई जो टैक्स पेयर है, उसके मद्देनजर इस बजट में क्या टैक्स प्रस्ताव आम आदमी के लिए
कितने अच्छे हैं? बात अलग साहब आप ही से शुरू की जाए। टैक्स प्रस्ताव पर आम आदमी के लिए कितने अच्छे इस बजट? अब देखिए, उन्होंने कोई टैक्स नहीं चेंज किया आम आदमी के लिए, तो उनके लिए तो अच्छा ही है। और मैं कहता हूं जो रिच के लिए, सुपर रिच के लिए जो उन्होंने टैक्स बढ़ाया है वो भी अच्छा है। लेकिन मेरा सिर्फ एक सवाल उठता है उस वक्त कि देखिए, जो बाहर के देश हैं, अगर आप कहते हैं कि जो अमीर है उसको ज्यादा देना चाहिए, तो मैं काफी पोर्टुगल या स्पेन गवर्नमेंट वालों ने भी कहा कि हम भी थोड़ा सा अपना घटाएंगे इस साल, एक साल के लिए, या हम डीए कम करेंगे, एक साल के लिए हम इंक्रीमेंट नहीं लेंगे। तो हो सकता है कि जो सुपर रिच है उसको 4-5 लाख रुपया देना चाहिए, जो बीच का आदमी है जो कमा रहा है वो उसको 10,000 रुपया देना चाहिए, तब जाके इक्विटी होगी। अगर आप कहें कि सिर्फ 40,000 लोग 100 करोड़ लोग में से आप ही दीजिए, हम तो भाई, अब तो ब्यूरोक्रेट भी गरीब है, क्योंकि हम एक और डिबेट कर रहे थे, वो कह रहे थे भाई हमारी तनख्वाह ही कम है तो हम कुछ भी नहीं देंगे। बड़ा नैतिक साहस चाहिए राजनीति को ये बिल्कुल। कहने के लिए पूरे देश से जब मांगेंगे। हाँ, बस सबसे ईमानदारी बतनी होगी। नहीं, मैं बिल्कुल कह रहा हूं, सबसे मांगिए, और जो अमीर है वो उसको ज्यादा देना चाहिए, बट कुछ तो आप डेमोन्स्ट्रेट करिए भी कि हम सब साथ मिले हुए हैं। मैं भी 5,000 रुपया देता हूं, मैं 30 साल में मैं 10,000 रुपया दे रहा हूं, मैं कोई 19,000 दे रहा है, कोई 2,000 दे रहा है, और आप 5 लाख दीजिए, तब तो ठीक बैठता है बात। अगर आप कहें नहीं और कोई नहीं देगा, आप सिर्फ 40,000 लोग आप ही जरा दीजिए। क्या लगता है राजीव बजाज साहब, टैक्स के मद्देनजर राहत है? देखिए, ऐसा है कि टैक्स के मामले में इन्वेस्टर की चिदम्बरम साहब ने ये कहा कि उन्होंने बजट पहले पार्ट में ही कहा कि मैं सेविंग्स बढ़ाना चाहता हूं, मेरे 4-5 जो मेन प्लान है उसमें से ये है। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग कि जितने भी उन्होंने मेजर्स अनाउंस किए उनमें से कोई ऐसा मेजर नहीं है जिससे कल जाके इन्वेस्टर आपका लोग सेविंग्स करना शुरू करेंगे। और जहां तक टैक्स का सवाल है, एक आप बेसिक प्रोविजन दीजिए कि पूरी दुनिया में अगर आप सेविंग बढ़ाना चाहते हैं, लोगों का निवेश बढ़ाना चाहते हैं, तो आप उनको टैक्स शॉक्स देते हैं। और हमारा जो सबसे बड़ा है वो सेक्शन 80C है, जहां पे आप 1 लाख रुपए तक लगाते हैं और आपको लाइफ इंश्योरेंस और एनएससी और और स्कीमों में आपको टैक्स की बचत मिलती है। तो कितने साल से सेक्शन 80C 1 लाख के लेवल पे है? तो आप ये देखिए, पिछले 5-7 साल में इसमें कोई चेंज नहीं आया है, और पिछले 5-7 साल की आप इन्फ्लेशन देखिए, तो इसका मतलब आपकी टैक्स बेनिफिट जो है वो पिछले सालों में कम हो गए। आपने टैक्स के साथ साथ इन्वेस्टमेंट को भी जोड़ने की कोशिश की। खट्टर साहब, क्या लगता है आम आदमी के लिए राहत टैक्स में? साहब, मैं थोड़ा सा एक और चीज कहूंगा, ये इस गवर्नमेंट का आखिरी बजट है जी। अगले साल इलेक्शन होना है। हम सबको ये भय था कहीं ये पॉपुलिज्म तो नहीं करेंगे। पिछली बार भी उन्होंने माफ कर दिए थे, ऋण माफ कर दिए, वो कर दिए। तो हमको ये सोच के चलना चाहिए कि कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने ये किया है कि जो पॉपुलिज्म करना है उसको नहीं करने दिया है। और जहां तक हो सके, हाँ, कुछ चीजें उन्होंने की हैं जो कि पॉलिटिक्स में करनी चाहिए। 10,000 करोड़ वो उसके लिए है, 1,000 करोड़ महिलाओं के लिए है। उन्होंने वो एक्सट्रीम नहीं लिया जिससे कि हम बच गए। अगर वो कर लेते तो हमारे पास क्या था, कुछ भी नहीं था। राहत दे दिया आपका कहना है? कुछ राहत मिली? राहत नहीं मिल गई, बच गए हैं। बच गए। तो वो भी एक बहुत जरूरी है। और दूसरा, उन्होंने जो ऑब्जेक्टिव बताए हैं वो ऑब्जेक्टिव करवाना चाहते थे इन्वेस्टमेंट के लिए, जॉब्स के लिए, स्किल्स के लिए। हम यहां देख रहे हैं कि 6 महीने में इस साल में हमारा क्या फायदा हुआ है, हम उसको देख रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि क्या उन्होंने कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जो कि मीडियम और लॉन्ग टर्म में देश को फायदा होगा। तो इसलिए मैं उसको सपोर्ट करता हूं कि आपका टैक्स नहीं कम हुआ है, लेकिन उन्होंने जो आगे इन्वेस्टमेंट के लिए उन्होंने 15% एक्स्ट्रा दिया है 2 साल के लिए, 100 करोड़ से ज्यादा। इससे गुड्स इंडस्ट्री वगैरह सबको फायदा होगा, और टाइम लिमिट रखा है। सबसे बड़ी चीज है, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं वो एकदम अपने लिमिट पे पहुंचती हैं, उसके बाद वो बढ़ने नहीं चाहते हैं, नई इंडस्ट्रीज लगाते हैं। उसको उन्होंने ये कहा कि आप 3 साल तक बढ़ सकते हैं, यू कैन। चलिए, ये परीक्षा बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज वी आर ऑल जी, हम ऐसे वो छोटी कोई चीज को देख रहे हैं, बड़ी पिक्चर देखनी चाहिए कि उन्होंने किस तरह से आगे बढ़ने की कोशिश की है, और इंसेंटिव दिया है स्किल डेवलपमेंट के लिए, उन्होंने कहा है। तो ये चीजें हमें, देश को ये चीजें चाहिए, हमें मैन्युफैक्चरिंग। एक विजन आप बता रहे हैं, चिदम्बरम साहब ने एक विजन इस बजट में रखा है टैक्स के मद्देनजर। देवेंद्र जी, मुझे लगता है कि इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि टैक्स जो आम आदमी को टच नहीं किया गया है,
लेकिन 2-3 चीजें जो होनी चाहिए थी वो भी नहीं की है। आम आदमी को शायद इसलिए टच नहीं किया क्योंकि वो इनडायरेक्टली टैक्सेस ही हैं। जब महंगाई बढ़ती है तब भी गरीब आदमी पे टैक्स है, एलपीजी का सिलेंडर बढ़ता है तब भी टैक्स पड़ता है उसको, अगर डीजल बढ़ा तब भी टैक्स पड़ा, तो उनको मालूम है तो टैक्स दे ही रहे हैं। लेकिन जहां अमीर आदमी की बात होती है वो 3%, 10% उन्होंने बढ़ाया है। मतलब मेरा मानना है कि बहुत कम है, वो ज्यादा होना चाहिए। लेकिन एक चीज और भी कहना चाहूंगा कि कहीं वो जो टैक्स कलेक्शन की जो रेवेन्यू बढ़ाने की बात होती है बेस को, गार का जो गलत पैसा आ रहा है देश में या जो उसमें, उस पर टैक्स लगाना चाहिए। आपके पास पैसा लेने का रेवेन्यू कलेक्शन का तो तरीका होना चाहिए। 2016 तक पोस्टपोन हो गया गार, अब कहाँ आप याद कर रहे हैं? मैं वो कह रहा हूं, इसका मतलब हम ये गलत है। एक मिनट राजीव जी, देखिए, आज की हालत को देख के, जो वित्तीय घाटे की हालत है उसको देखते हुए, और उन्होंने खुद भी ये कहा, ये उम्मीद करना कि हमें करों में छुट्टी राहत मिलेगी वगैरह, ये तो बिल्कुल अप्रसंगीय था, ये तो हो नहीं सकता था जी। मगर उन्होंने जो साथ में स्किल डेवलपमेंट की बात करी है, एजुकेशन पे अपना खर्चा बढ़ाया है, उन्होंने हेल्थ में अपना खर्चा बढ़ाया है, उस सब पे देखते अगर उसको पूरी तरह से देखा जाए तो ये लगता है कि जो करदाता है उसको अगर इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ और जॉब्स बढ़ते हैं तो उसको फायदा होगा। तो इस तरह से एक तरह इनडायरेक्ट फायदा है टैक्स पेयर को, डायरेक्ट फायदा ना तो होने की गुंजाइश थी, और अगर उसको उम्मीद करना भी गलत था। हम चाहते हैं वोटिंग किया जाए इस पे, वोटिंग में क्या निकलता है जरा हम देखते हैं। ये पोजीशन कुछ अच्छी लग रही है जो निकल कर आ रहा है, इसमें चाहते हैं कि ये स्क्रीन पर भी आ जाए, बड़े स्क्रीन पर, जिससे पता चले कि दरअसल ये स्थिति है। जगदीश खट्टर साहब ने सबसे ज्यादा 4 और राजीव कुमार इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने भी 4 दिए हैं, देवेंद्र शर्मा ने 2, सुनील अलख ने 3 और राजीव बजाज ने 3। सबको जोड़ दिया जाए। 40% राय महंगाई को लेकर है, 64% राय टैक्स प्रस्ताव को लेकर है। तीसरा सवाल, हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बजट कितना फायदेमंद होगा? देवेंद्र शर्मा जी, बात आपसे शुरू की जाए। कभी चीज समझ नहीं आई कि जब भी हम महंगाई की बात करते हैं तो सब्जियों की बात होती है, आलू प्याज के महंगे हो गए, लेकिन मकान जब महंगे होते तो कभी हम महंगाई में नहीं गिनते। आज ये हालत हो गई है कि आपके पास 50 लाख हो या 60 लाख हो, दिल्ली में तो आप सोच ही नहीं सकते कि आप मकान खरीद सकते हैं। और ये उसके ऊपर कभी आपने कभी सोचा, कि देखा कभी कोई प्रोग्राम होता हो कि महंगाई बढ़ गई है? ये हाउसिंग क्यों नहीं महंगाई के उसमें आती है, मुझे आज समझ नहीं आया है जी। और ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। जी जी, अलग साहब इंफ्रास्ट्रक्चर जुड़ा हुआ है हाउसिंग के साथ। नहीं, इनकी जो सवाल उठी है बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पहले तो आप पेट भरिए ना। अगर आप पेट ही नहीं भर रहे हैं तो छत भरने का लेटर आता है, तो पेट भरने का मौका नहीं मिल रहा है तो आप छत के बारे में क्यों बात करें? मैं तो वही सवाल लेता हूं। लोग कह रहे हैं कि भैया हम तो जमीन पे सो जाएंगे, बट खाने के लिए तो कुछ दो। राजीव कुमार जी, बड़ा ब्लैक नहीं है देश में, इसको लेकर बड़ा कहा जाता है। देखिए, उन्होंने कई चीजें हाउसिंग के लिए अच्छी करी हैं। पहली बात, ब्लैक मनी के लिए तो उन्होंने जो 1% का टैक्स लगाया TDS 50 लाख से ज्यादा की फरोख्त पर, वो बहुत अच्छा है। पहला मकान खरीदने अगर 25 लाख से कम है तो उस पर उन्होंने एक सब इन्वेंशन 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट बढ़ाना किया है। ईयर के लिए JNURM का उन्होंने एलोकेशन 87% बढ़ा दिया है, और रूरल हाउसिंग के लिए 6000 करोड़ और अर्बन हाउसिंग के लिए 4000 करोड़ का फंड बनाया है, और इंफ्रास्ट्रक्चर के भी कुछ बॉन्ड्स वगैरह हैं। तो मेरे ख्याल में हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर पर उनका फोकस रहा है इस बजट में, और मुझे उम्मीद ये है कि इस फोकस से हो सकता है कि ग्रोथ को कुछ बढ़ावा मिले। खट्टर साहब, अब इन्होंने बताया, देखिए हाउसिंग और इन चीजों में जरूरी नहीं है हर चीज बजट में आए। देयर आर पॉलिसी डिसीजन विच आर रिक्वायर्ड। जैसे आपने ये कहा, हाउसिंग और ये सब का बहुत फायदा होगा कि अगर हमारे यहाँ पर शहरों में और बाकी जगह पे अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड आसान हो सके। इस वक्त जो लैंड पर लोग मिले हुए हैं, इंटरेस्टेड पार्टीज, जिससे कि एस्केलेशन, कंस्ट्रक्शन में तो कॉस्ट इतनी नहीं बढ़ी है, खाली लैंड में इतनी बढ़ रही है। So the point I'm making is more land must be made available through various means. उसके उनको जो तरीके हैं जिससे कि इन्वेस्टमेंट कैन बी मेड एंड हाउसेज कैन बी मेड अवेलेबल। जैसे आप कह रहे हैं 50-60 लाख से फिर नीचे आ सके। दूसरा, आई थिंक जो कंज्यूमर है हाउसिंग का, उसको कोई अभी तक प्रोटेक्शन नहीं मिल रही है। आपको मालूम होगा 5 साल पहले एक मिनिस्ट्री ने एक बिल बनाया था रियल एस्टेट, जिसमें जो कस्टमर्स हैं जो बुकिंग करते हैं, आप उनसे पूछिएगा कि पीपल आर बीइंग डिसवेडेड टू बाय हाउसेज बिकॉज उनको ट्रीटमेंट ठीक नहीं मिल रहा है। आई थिंक जब एक सेक्टर को ग्रो करना होता है उसमें बहुत एलिमेंट होते हैं, ट्रांसपेरेंसी होता है, रीजनेबलनेस होता है, वो सब साहब आपके पास तो बहुत लोग आते होंगे सपनों को लेकर, आप तो बताते हैं किस तरह फाइनेंस किया जाए। जी, ये मसला हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों से हालांकि जुड़ा हुआ है। देखिए, हम स्टार्ट करेंगे तारीख से कि ये 25 लाख तक का आप घर लें और उसके ऊपर 1 लाख की जो लिमिट बढ़ी है, ये दिस इज अ सरप्राइज प्रपोजल, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करी थी और ये आई है। सो
इस चीज पे हम गवर्नमेंट को जरूर नंबर देंगे। बट ओवरऑल आप अगर हाउसिंग का देख रहे हैं, मैं एग्री करता हूं दूसरे पैनलिस्ट से कि इंडिया में जो रियल एस्टेट की प्राइसेस है वो किस आसमान पे पहुंच चुकी हैं, वो हमें एनालिस्ट लोगों को समझ नहीं आता। बड़ी मजबूत लॉबी है। और उसके अलावा अब आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे जाइए, ब्रॉड की रोड्स 3000 करोड़ के आपने प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए हैं, बट अनाउंस करना इज नॉट इनफ। और कैबिनेट कमिटी जो है पिछले 6 महीने से बनी हुई है, वहां पे आप सवाल पूछिए कि उस कैबिनेट कमिटी ने जो डिसीजन मेकिंग अटकी हुई है, कौन कौन से प्रोजेक्ट क्लियर हो गए। आप इस छुपे हुए तत्व को अपने उस परीक्षा फल में बता दीजिए, जरा वोटिंग कीजिए इस पे। हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बजट कितना फायदेमंद? ये स्थिति भी चिदम्बरम की परीक्षा लग रहा है, फर्स्ट क्लास की दिशा में जा रही है। खट्टर साहब ने 4 नंबर दिए हैं, राजीव कुमार जी ने 4 नंबर दिए हैं, देवेश शर्मा 3, सुनील अलग 3, राजीव बजाज साहब ने 2 नंबर दिए हैं। सबको जोड़ दिया जाए 3 सवाल और चिदम्बरम साहब परीक्षा में 56% मार्क ले चुके हैं। ये एक एवरेज निकलकर अभी तक आ रहा है। जो सवाल थे वो महंगाई से थे, टैक्स से थे, हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर थे। चौथा सवाल कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बार बार ये होता रहा और चिदम्बरम साहब दुनिया में घूमते रहे, कहते रहे इन्वेस्टर से भारत में पैसा आपको लगाना है, लाना है। रेटिंग को लेकर मसला उलझा हुआ था, तो शायद अब इससे रेटिंग सुधर जाएगी, क्योंकि घाटा कम किया गया है। और कहीं ना कहीं इस बात का जिक्र किया गया है कि देखिए हम अब उस दिशा में जा रहे हैं जब बाजार के हवाले पेट्रोलियम पदार्थ भी हैं, तो कीमत माने महंगाई बढ़ जाए, लेकिन आप रेटिंग अब ठीक कीजिए। चौथा सवाल हमारा बड़ा सीधा है, निवेश और उद्योगों के लिए यह बजट कैसा होगा? राजीव बजाज जी, बात आपसे शुरू की जाए, क्या लगता है? जी, इस एरिया में हम थोड़े से डिसअपॉइंटेड हैं कि सरकार बहुत ज्यादा कर सकती थी, और इन्होंने कुछ अनाउंसमेंट्स करी ऑयल एंड गैस के लिए, टेक्सटाइल्स के लिए, पावर के लिए, ले और कश्मीर में इन्होंने ट्रांसमिशन पावर प्लांट अनाउंस किया। तो कुछ ऐसा मजा नहीं आया कि चिदम्बरम साहब इज केपेबल ऑफ मच मोर। बट एक दो चीजें जो उन्होंने अच्छी करी, जो हमें पसंद आई, कि एक तो कोल सेक्टर में उन्होंने कोल इंडिया के साथ पीपीपी की प्रपोजल की, पीपीपी हमने पास में देखा है कि वो एक सक्सेसफुल तरीका है इन्वेस्टमेंट बढ़ाने का। और दूसरा, जो 100 करोड़ की नई इन्वेस्टमेंट पे 15% की जो छूट है, दैट इज इनोवेटिव प्रपोजल, तो वो अच्छा है। जी, देवेश शर्मा जी, कोयले की बात अच्छा हुआ इन्होंने बताया कि दरअसल अब आयात जो होता है उससे सरकार मुक्ति भी चाहती है और चाहती है प्रोडक्शन बढ़े। लेकिन हमें इंदिरा गांधी भी याद आ रही थी नेशनलाइजेशन के दौर में, उस समय उन्होंने क्या क्या कहा था, और घोटाले भी इस दौर में सामने आ गए। क्या लगता है निवेश और उद्योगों के लिए बजट? मैं इसको दूसरे तरीके से देखता हूं, क्योंकि निवेश की जो बात होती है तो मेरा सोचना यह है कि हमारे देश में किसान का कभी पोजीशन आएगी कि वो निवेश कर पाए, उसके पास भी कुछ इनकम आएगी सोर्स, जिससे वो कम सोचे कि मैं अपने जिस काम में डालना चाहूं उसमें कर पाऊं। वो भी तो एक एंटरप्रेन्योर है, उसकी तरफ कभी किसने ध्यान दिया? हम सोचते हैं कि सिर्फ इंडस्ट्री एंटरप्रेन्योरशिप है, कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप, और सारा सोच उस तरफ है। एक बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि ये कहना कि साहब बाहर से पैसा आएगा तभी हमारा देश जो है डेवलप करेगा, मेरा मानना है कि ये हमारे को एक ऐसा भ्रम पैदा किया गया है कि इसके बगैर हमारा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन अगर आप आंकड़े देखें तो पिछले साल मार्च में हमारे ही देश की कंपनियों के पास 9 लाख करोड़ रुपया था जो उन्हें होल्ड किया हुआ था। मैं उसको होल्ड कहता हूं, जो उसके कैश रिजर्व पे बैठे थे, वो बाहर नहीं निकाल रहे हैं। अब बाहर से पैसा मंगा रहे हैं, कहते हैं वहां से इन्वेस्ट करो आके। हमारी कंपनियां पैसे बैठी हैं और 4.5 लाख करोड़ रुपए तकरीबन, अब तो रिजर्व बैंक ने भी घंटी बजा दी है कि खतरा हो गया, वो बाहर निवेश हुआ, बाहर जा रहा है पैसा इस देश से। तो ये किस देश की हम बात कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, ये सोचने की बात है। क्यों ना हम देश को ऐसा संपन्न बनाएं कि अंदर डोमेस्टिक सेल्फ रिलायंस जो है कंट्री में, वो भी आ सके किसी तरीके से। क्या कहां तक सहमति है सुनील अलग साहब? नहीं, देखिए, जो ये कह रहे हैं एक इन अ वे मिसलीडिंग है, क्योंकि आप घर में भी देखिए, सब लोग कह रहे हैं मुझे पैसे बचा के रखने, मेरे पास कैश होना चाहिए, क्योंकि पता नहीं अब आगे जाके और कौन सी मुसीबतें आनी है। तो कंपनी जब, जैसे आप उस दिन बता दें कि 6 महीने का कम से कम रिजर्व रखना ही रखना चाहिए, क्योंकि तो अगर आप 6 महीने हर एक कंपनी का देखें तो 9,000 करोड़ हो ही जाएगा। वो कह रहे हैं एक बार आप माहौल ठीक बनाइए, ताकि 9 लाख करोड़, तो आप कहते हैं कि माहौल तो ठीक बनाइए। अब इस बजट में कम से कम उस डायरेक्शन का माहौल को ठीक करने के लिए शुरुआत हुई है। अब आपने एक मिनट राजू कुमार जी, एक बात देखिए निकल कर ही आ गई। जिस माहौल की बात हो रही थी और इन्वेस्टर परेशान था, इस देश में माहौल ही नहीं है, कॉर्पोरेट परेशान थे, गवर्नेंस ठीक नहीं चल रही है, इन सब के बीच इन्वेस्टमेंट और आपने कई अच्छे मुद्दे उठाए, उसमें ये था, पहली चीज तो मैं ये कहूंगा कि जो 15% एडिशनल डिप्रिसिएशन अलाउंस दिया, इन्वेस्टमेंट अलाउंस, वो बहुत अच्छा कदम है। मगर 2 चीजें मैं कहना चाहता हूं। एक तो ये कि
ये मौका था उनको कि एक बहुत बड़े कदम ले सकते थे इकोनॉमिक गवर्नेंस को ठीक करने के लिए। न्यू मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी में कहा गया है कि आज भी निवेशक को 70 क्लियरेंसेस चाहिए होते हैं ये अपना निवेश करने के लिए, बिजनेस बढ़ाने के लिए। तो जो बिजनेस क्लाइमेट है उसको बेहतर करने के लिए मुझे कोई खास कदम नहीं दिखे। और एक आर्थिक समीक्षा में एक अच्छा एक स्टेटिस्टिक्स दी गई है कि दिसंबर 2008 में 700 करोड़ रुपए उन प्रोजेक्ट्स लगे हुए थे जो ठप पड़े। आज वो रकम बढ़कर 7,500 करोड़ हो गई। तो उसको बेहतर उसको हटाने के लिए, उनकी रुकावटें दूर करने के लिए उन्होंने कहा कि कैबिनेट कमेटी ऑफ इन्वेस्टमेंट उन्होंने बनाई, उसमें कुछ नतीजे लिए गए मगर सामने कुछ जाहिर नहीं हो रहा कि क्या प्रोजेक्ट्स लगातार अटके हुए हैं। ये एक बहुत देखिए, और 50,000 की पावर सेक्टर में जो हालत है, जिस तरह से खट्टर साहब इसको किस रूप में देखा स्टील सेक्टर में ही है। जी खट्टर साहब। साहब सबसे पहले मुझे ये कहना है कि जो देश में जो चीजें चाहिए, जरूरत है, वो बजट से नहीं आती है। ये हम लोगों का जो बजट से एक्सपेक्टेशन है, खुशी है कि ये कम होता जा रहा है, ये आपके चैनल बढ़ा रहे हैं, लेकिन इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। क्योंकि इस वक्त सरकार जो पॉलिसी डिसीजन लेती है, बाकी लेती है, बहुत से डिसीजन तो हो चुके हैं। देयर इज अ स्टेबिलिटी एज फार एज पॉलिसीज आर कंसर्न। जो बाकी करना है आजकल मिनिस्ट्रीज करती हैं। रेलवे ने फेयर बढ़ा दिए जनवरी में, बजट की इंतजार नहीं रही है। डीजल बढ़ा दिया, नहीं रही है। तो ये चीजें जरूरी नहीं है कि बजट में आए। एवरी मिनिस्ट्री हैज टू डिलीवर एंड आई थिंक दैट इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ देम। जहां तक आपने बोला निवेश, अब आप बता सकते हैं राजीव, आई रेड अशोक गुलाटीज आर्टिकल दैट आर एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स आर द सेकेंड लार्जेस्ट आइटम इन द कंट्री, 18 to 20 billion डॉलर्स, कैलकुलेटिंग ऑल अदर थिंग्स। तो हम इस वक्त हमारे देश से, जो आपने एग्रीकल्चर का कहा है, अगर सब चीजें आप इंक्लूड कर सकते हैं, exports are substantial. But coming back to your निवेश and all, I think most important is ग्रोथ करने के लिए एक्साइज नहीं बढ़ाया। बाकी उन्होंने जो गवर्नेंस, और हमें इस वक्त पॉलिसीज की जरूरत नहीं है, हमें एग्जीक्यूशन की जरूरत है। हमारे प्रोजेक्ट्स जो 1 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स पेंडिंग हैं इन्वायरमेंट और उसकी वजह से, अगर वो मूव होने लग जाते हैं तो बहुत से आंसर इसमें से सॉल्व आउट हो जाते हैं। आई थिंक in our country today we do not need we don't need policies। हमको बजट नहीं चाहिए। जिनको काम करना है वो काम करें और जल्दी करें, और वो गवर्नेंस से लिंक है। दैट इज लिंक टू गवर्नेंस। गवर्नेंस मैटर आएगा। प्रोजेक्ट जो अटके हुए हैं, हमें लगता है इस पे आपको बताना चाहिए कि आप किस रूप में बजट को देख रहे हैं, और परीक्षा फल तो बताना चाहिए इस सवाल पर। निवेश और उद्योग के लिए बजट कैसा है? सारी शिकायतों के बावजूद अच्छा रिजल्ट आ रहा है। जगदीश खट्टर साहब 4, देवेंद्र शर्मा 3, सुनील अलग साहब 4, राजीव व्यास साहब 3, राजीव कुमार 3, सब मिला दीजिए तो लगता है ये 64 की पार कर रहा है, क्योंकि नंबर जो है 17 है। यानी इसका मतलब है कि ये लगभग 68% हिस्सा आ रहा है। ऐसे सवाल जिसको लेकर ये बार बार ये बात हो रही है कि दरअसल बजट में उन चीजों का जिक्र क्यों नहीं है। हमारा आखिरी सवाल अब इसी से आके जुड़ गया है, क्योंकि देश के सामने जो चुनौती है, बीते दिनों आपने देखा काले धन को लेकर हंगामा मचा, महंगाई को लेकर हंगामा मचता रहा। उस दिशा में सरकार क्या कह रही है? स्विस बैंक के खाते में पैसा जमा है, बजट में क्या इन सब की व्यवस्था क्यों नहीं थी? ये सारे सवाल ऐसे हैं, हमको लगता है पहले बात अब सीधे जनता से, और सवाल बड़ा साफ है। पैनलिस्ट को बता दें कि जो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं उसको लेकर क्या ये बजट संभव है कि अपने तौर पे समाधान कर पाएगा? जी बताएं। जी, मैं तो सिंपल ही पूछूंगा कि इस बजट से आम जनता को क्या मिलने जा रहा है? टैक्सेस में सिर्फ 2000 का फायदा, और झटका साथ ही लग गया, डीजल का प्राइस बढ़ रहा है, कल से हर चीज का भाव बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये हमें फायदा मिल रहा है, चाहे आप महिला बैंक में 10,000 करोड़ लगाएं, चाहे कुछ भी लगाएं। निराशा बहुत ज्यादा है। जी बताएं फटाफट। जैसे अगस्ता में हेलीकॉप्टर के अंदर, और ये नाम क्या, कोयला में 2G घोटाले के अंदर, ये सारे घोटाले जो हुए हैं, इस पे बजट का क्या इफेक्ट पड़ा है, इस पे जनता पे क्या असर पड़ेगा, और इसका मतलब दूसरा सरकार मौन है। जी बोले। ऐसा है कि जो आम जनता है वो गांव से बिलोंग करती है या महानगरों से बिलोंग करती है, तो जब डीजल का दाम पहले बढ़ गया, खाद का दाम बढ़ गया, तो गेहूं का रेट बढ़ेगा, सब्जी का रेट बढ़ेगा, तो महंगाई तो यहाँ आती है। कार की दिशा में ध्यान नहीं है। बिल्कुल नहीं। हमारी पूरी लाइफ जो है बजट से अफेक्टेड है।
अब सरकार को हमारी लाइफ से तो कोई तल्लक ही नहीं है, वो ऐसी ऐसी स्कीमें ला रही हैं जो अदरवाइज जा रही हैं, तो पता नहीं सरकार का ध्यान किस तरफ है, सरकार आम लोगों से है या नहीं है? जी बताएं, एक मिनट। सरकार बेईमानी बजा रही है। 1 करोड़ रुपए वाला जो है वो 60 लाख बचाएगा और 99 लाख या 95 लाख वाला 66.50 लाख बचाएगा। ये किस तरह का हिसाब है चिदम्बरम का? 1 करोड़। महिलाओं को लेकर भी कुछ कहा है सरकार जी, बोलिए माइक छोड़िए। मैं एक्चुअली ये बताना चाहूंगी, पहले तो जो सुनील अलग जी ने बोला था, जैसे कि जो बेसिक नीड है हमारी वो ही नहीं पूरी हो पा रही हैं, और प्रॉपर्टी का तो हम सोच ही नहीं सकते, जो आसमान को नाम छू रहे हैं, यहाँ तक कि हम किराए पे भी नहीं ले सकते प्रॉपर्टी। ये बजट इतना खराब है कि इसमें जो हमारी बेसिक नीड है वो पूरी नहीं हो पाती, रोटी पानी गरीबों को नहीं मिल पाता है। तो इस बजट के तो मैं बिल्कुल ही खिलाफ जी। बोले फटाफट। अगर यही स्पीड रही तो हिंदुस्तान स्टेटों के अंदर डिवाइड हो जाएगा, राजे महाराजे बन जाएंगे जाकर। हमको लगता है, एक मिनट, हमको लगता है एक विचार आप लोग के सामने आया है, आप अपनी बात कहें क्योंकि आपकी बात लगातार सुनी जा रही है। सीधे पहले वोट कीजिए क्योंकि सवाल बड़ा सीधा सामने है। आर्थिक चुनौतियों को आप लोग सभी लोग समझ रहे हैं, क्या ये बजट निपट पाएगा? हमें लगता है कि आपको इस पे वोटिंग करनी चाहिए। अभी बोले पहले वोटिंग करें, अभी वोट करें। हाँ करिए, क्योंकि हम उसके बाद एक कमेंट ये स्थिति है ओवरऑल, जिसमें 3, 6, 9 दिन, 12 दिन, 15, 50% के इर्द गिर्द चीजें जोड़ी जाए सारी जो निकल कर आ रही है, उसमें 25 से 15, यानी इसको परसेंटेज में तब्दील कर दिया जाए तो लगभग ये 60%। चिदम्बरम देखिए यहाँ पास होते हुए भी नजर आ रहे। एक बहुत अब छोटा सा कमेंट चाहेंगे खट्टर साहब, क्यों कामयाब नहीं हो पा रहे हैं मौजूदा चुनौतियों से निपटने के? हालांकि 100% होना चाहिए, इकोनॉमिस्ट है। थोड़ा मैं डिवेट हो सकता हूं। मुझे बजट में कंट्री में एक डायरेक्शन चाहिए 4 चीजों की। एजुकेशन, हेल्थ, उसमें उन्होंने प्रोविजन बढ़ाया है, लेकिन हमारा देश एजुकेशन और हेल्थ में प्राइवेट सेक्टर की तरफ बहुत जा रहा है, जो मुझे ठीक नहीं लगता है। हमारी गवर्नमेंट को इस एरिया में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और प्राइवेट खाली एडिशनल हो। संविधान में व्यवस्था है, शिक्षा, स्वास्थ्य, पीने का पानी तक प्राइवेट सेक्टर में जा चुका है। दो चीजें जब आप कहते हैं गवर्नेंस और सब चीज ठीक होनी चाहिए, जुडिशरी और पुलिस के बारे में जो हमारा पूरा वातावरण करते हैं, ये इनको जो दुख होता है, बाकी चीजें होती हैं, इन 2 एरिया में कोई कंसंट्रेशन नहीं। अगर सरकार करती तो इसका इफेक्ट और चीजों में भी। राजीव कुमार जी, इकोनॉमिस्ट की राय क्या कहती है? मेरा मानना यह है कि एक ऐसा अवसर था जिसमें कि बहुत बड़े बड़े कदम उठाए जा सकते थे, क्योंकि पूरी देश की जनता को लग रहा है कि इस समय क्राइसिस की स्थिति है, और क्राइसिस में हम जो है वो एक नए कदम, कुछ बड़े कदम, कुछ हिम्मत वाले कदम उठाने की हम उठा सकते थे। मेरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इस समय जो इकोनॉमिक गवर्नेंस है हमारी कंट्री में, वो इन्वेस्टर फ्रेंडली नहीं है। मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान के कई बार मैं कहता हूं कि बीइंग एन इन्वेस्टर इज एन एक्टिविटी ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। तो कुछ ना बन पड़े तो जाकर एंटरप्रेन्योर बन जाओ। इसलिए मेरे ख्याल में इतना ज्यादा वो लोगों के भीतर दर्द है, बावजूद इसके बजट को लेकर एक बात निकलती है जो तमाम सवालों के साथ निकल रहा था। सरकार आम लोगों से जुड़ नहीं पा रहे और ऐसे बजट सिर्फ एक हवा में बुलबुले की तरह रेंगते हैं और हमें तलाशना पड़ता है कितने % वोट दिया जाए जो 60% पर आकर टिक जाए। ये बात यही खत्म कर रहे हैं। अच्छा फल सामने है।